Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 27 जनवरी 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कुक स्ट्रेट को, काफ़ी चर्चा में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये उधारी देने वाली फैसिलिटी है, ये कौन से बॉडी से रिलेटेड है आपको बताना है, यानी कि कौन सी बॉडी इस प्रकार की फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाती है। ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिल जाएगा तो भी यहाँ पर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में भी इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आप लोग सोच रहे होंगे यार थंबनेल में जो चीज़ें मेंशन है ये रियल नहीं होंगी, लेकिन ऐसा ही है, बिल्कुल रियल न्यूज़ है। क्या बात की जा रही है, तो जो हमारी भारतीय सेना है ना, इनके लिए हम लोग जेट पैक सूट को जल्दी ही परचेज़ करेंगे। तो जेट पैक सूट को परचेज़ करने के लिए ऑलरेडी जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इन्होंने प्रपोजल जारी कर दिया है और इस प्रकार से यहाँ पर ये सूट आपको नज़र आएगा। अभी क्या है ना, दुनिया भर में कई सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इसको यूज़ करना स्टार्ट कर चुकी हैं और बहुत कम कंपनीज़ है जो कि इसको बना रही है। इवन एक आधी कंपनी है जो कि दुनिया में इस प्रकार के सूट को बना रही है। अच्छा, ये सूट है क्या, तो इस थोड़ा सा पिक्चर को हम जूम करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक पर्सन है, इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार के सूट को पहन रखा है। पीठ पर यानी कि बॉडी के पीछे बैक पर भी यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक इक्विपमेंट लगा होगा जो कि क्या करेगा, एक थर्स्ट को प्रोड्यूस करेगा और उस थर्स्ट की वजह से ये व्यक्ति यहाँ पर हवा में उड़ पाएगा। और बॉडी को बैलेंस करने के लिए आगे हाथ में भी इस प्रकार से यहाँ पर इस इक्विपमेंट का एक हिस्सा होने वाला है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा जो पूरा सूट है ना, ये इंसान को हवा में उड़ा सकेगा, आप ऐसा कह सकते हो। तो इंडियन आर्मी हमारी इस सूट का यूज़ करती हुई नज़र आएगी जल्द ही, और ये सूट का जो बेसिकली हम लोगों ने प्रपोज़ल है ना वो जारी कर दिया है। अब कुछ कंपनीज जो इंटरेस्टेड होंगी वो हमारे साथ में मिलकर काम कर सकेंगी, हम उनसे यहाँ पर इस सूट को परचेज़ करेंगे। ध्यान रखना, हम इसको परचेज़ कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, खुद नहीं बना रहे हैं, इसको परचेज़ किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये तो हो गई बात सूट की। अब ये क्या है पिक्चर में, तो ये यहाँ पर है एक रोबोटिक म्यूल। ठीक है ना, जैसे खच्चर आपने सुना होगा। अब खच्चर ना जाना जाता है काफ़ी सारे सामान को ढोने के लिए। पहाड़ों के ऊपर खच्चर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, म्यूल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि वो भारी से भारी सामान को ऊपर तक ढो सके। तो जो हमारी इंडियन आर्मी होती है, जब वो पहाड़ पर जाते हैं ना, तो बहुत सारा सामान उनको लेकर जाना पड़ता है। तो उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा इस प्रकार के रोबोट से, इस रोबोटिक म्यूल से एक सपोर्ट मिल जाएगा। इसके ऊपर आप ढेर सारा सामान यहाँ पर रख सकते हो और ये ढेर सारा सामान लेकर बहुत आराम से पहाड़ के ऊपर तक जा सकता है। इससे हमारे आर्मी पर्सन्स को सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं। इसके ऊपर ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, मैं आप लोग को दिखा देता हूं। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पर ये अभी एक दिन पहले का ही है, तो अभी 2 दिन पहले से यहाँ पर ये न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इंडियन आर्मी लुक्स फॉर जेट पैक सूट, डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक प्रपोजल भी जारी कर दिया है इस चीज़ के लिए। देन इसी प्रकार से यहाँ पर हिंदी आर्टिकल्स भी काफ़ी सारे पब्लिश हो रहे हैं। इंडियन आर्मी के जवान अब हवा में उड़ेंगे, सेना के बेड़े में शामिल होंगे हाईटेक रोबोट ड्रोन्स। इस प्रकार से और भी ढेर सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पर इवन एआईआर की न्यूज़ भी देखने को मिलेगी कि भारतीय सेना हो रही है हाईटेक, खरीदेगी रोबोटिक खच्चर और जेटपैक सूट।
तो रोबोटिक खच्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से जो मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया है, और जेट पैक सूट के बारे में भी आपने समझ लिया है। तो आने वाले समय में इस कॉन्सेप्ट की काफ़ी चर्चा होगी, इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। इवन इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस ने भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर किया है। रोबोटिक म्यूल्स के बारे में यहाँ पर बताया है, इनका काम क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इससे यहाँ पर जो जानवर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सामान को ढोने के लिए पहाड़ों के ऊपर तक, तो वो चीज़ यहाँ पर रोकी जा सकेगी और यहाँ पर हम मशीन्स का इस्तेमाल कर सकेंगे, रोबोट का यूज़ कर सकेंगे। क्लियर हो गया। नाउ आगे आते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल पर। पहली चीज़ तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे सर वीडियो आजकल और ज़्यादा लेट आ रहा है, पहले तो लेट आता ही था, 8 बजे तक आ रहा था, 8:44 तक आ रहा था, 9 बजे तक आ रहा था, अब तो और लेट हो गया, 9:30 से भी ज़्यादा टाइम हो जाता है। देखो यार हो क्या रहा है ना, पिछले 2-3 दिनों से न्यूज़पेपर बहुत लेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है। अगर जिसके पास में सब्सक्रिप्शन होगा न्यूज़पेपर का वो इस बात को समझ रहा होगा, ठीक है ना। अब बहुत लोग होते हैं यहाँ पर इस बात को समझते नहीं हैं कि सर आप खुद लेट कर देते हो, जानबूझ के लेट कर देते हो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं यार, न्यूज़पेपर अवेलेबल होगा तो मैं बिल्कुल हाथों हाथ वीडियो को बना सकता हूँ। अभी आप देखोगे ना पिछले 3 दिनों से लगातार 6 बजे न्यूज़पेपर आ रहा है, कल 6 बजे न्यूज़पेपर आया था, आज भी न्यूज़पेपर 6 बजे आया है, ठीक है। तो आप खुद सोचो 6 बजे न्यूज़पेपर आ रहा है तो 2-2.5 घंटा तो लगेगा कंटेंट को तैयार करने में, कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कर सके, थंबनेल बनाने में, सब कुछ में यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है यार। अब मान लो फिर भी यहाँ पर मैं 2-2.5 घंटे में सब कुछ निपटाता हूँ, तब रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी 1-आध घंटा लग जाता है। जब 1 घंटे का वीडियो बनता है ना तो बीच में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पॉज कर करके तो ये 1 घंटा 1.5 घंटा समय लग जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इसमें आपको पता है कि आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर जब लेट आएगा तो किस बात का डिस्कशन ही रखना है इस टॉपिक पर। बट काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं, मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर पहले की तरह जल्दी अपलोड किया करो। तो ये भी तो सोचो, देखो मैं अभी 4 साल से न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ, 3 साल तक मैं यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी डालता रहा हूँ न्यूज़पेपर। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड हो जाया करता था। बट अभी जब यहाँ पर वहीं से प्रॉब्लम नज़र आती है, प्रॉब्लम क्या है कि वो लेट पब्लिश कर रहे हैं, तो इस वजह से अपन भी वीडियो को लेट ही लेके आ पाते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर नहीं आएगा तब तक क्या पढ़ेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जिनके पास में सब्सक्रिप्शन है वो बात को समझ रहे होंगे अच्छे से, है ना, उनको भी यहाँ पर इसके बारे में पता होगा, वो लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे जो मॉर्निंग में उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते थे 4-5 बजे। 4-5 बजे आता ही नहीं है, अब आ रहा है यहाँ पर 6 बजे तक, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। कोई बात नहीं, यहाँ पर जब ये जल्दी आएगा तो जल्दी अपलोड हो जाएगा, जब देर से आएगा तो देर से अपलोड होगा, और क्या कर सकता हूँ मैं। दूसरी चीज़, आप लोग अपने शेड्यूल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो यार। देखो होता यह है ना कि हाँ बहुत सारे लोग अपने शेड्यूल को सेट कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं एक दिन पहले कि कल मुझे क्या करना है, सुबह उठकर इस समय वीडियो कवर करना है, सब कुछ मुझे समझ में है, मैं समझता हूँ इस बात को। बट होता क्या है ना कि जब लेट हो रहा हो तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपने अपना जो शेड्यूल है उसको रीएडजस्ट कर लेना है। चलो मैं इस समय ये पढ़ लूँगा, बाद में एनालिसिस कवर कर लूँगा। अगर न्यूज़पेपर आएगा तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, चाहे वो शाम तक अपलोड हो, आपको वीडियो मिल जाएगा, शाम में देख लो या कभी देख लो। लेकिन अगर न्यूज़पेपर आएगा ही नहीं तो मैं बताऊँ कहाँ से अपलोड करूँगा, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। बाकी तब तक आप एक बहुत अच्छे से उस टाइम को प्रोडक्टिव वे में आप कंज्यूम कर सकते हो। वो ऐसा है कि जो मॉर्निंग वाला वीडियो है ना, एक वीडियो मैं इसी वजह से लेकर आ रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस वाला, आप उस वीडियो के ऊपर थोड़ा चले जाया करो। जब तक द हिंदू का वीडियो अपलोड हो रहा है उससे पहले उस वीडियो को कवर कर लिया करो। उस वीडियो में बिल्कुल टू द पॉइंट एनालिसिस किया जा रहा है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ाया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे आपको टेस्ट प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, आप वहाँ पे टेस्ट को अटैम्प्ट किया करो। काफ़ी सारे लोग टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब तक द हिंदू आएगा तब तक आप उस वाले वीडियो को समाप्त कर सकते हो। बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से आप लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, कल रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ है। इजिप्ट को हम लोगों ने इनवाइट किया था एज अ चीफ गेस्ट। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अब्देल फतह एल सीसी, ये आए थे एज अ चीफ गेस्ट की तरह, आपको पता होगा। तो रिपब्लिक डे परेड में काफ़ी कुछ देखने को मिला, कई सारी यहाँ पर जो झांकियाँ हैं वो निकली थी, काफ़ी सारी आपको पता होगा अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी परेड यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इंडिया ने यहाँ पर डिस्प्ले किया है इंडिजीनियस आर्म्स एंड वेमेन पावर के बारे में, यानी कि कल जो परेड हुई थी ना, इसमें हम लोगों ने जो भारत के थ्रू बनाए हुए, खुद ने जो बनाए हथियार हैं, जो खुद के बनाए हुए वेपन्स हैं, उसको भी हमने यहाँ पर दिखाया था, उसको भी डिस्प्ले किया था। उसके साथ साथ वेमेन पावर को भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, उसके बारे में इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। तो ये जो चीज़ें क्या दर्शाती है आत्मनिर्भर भारत को। आपको पता होगा हम लोग पिछले कुछ समय से लगातार इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में लगे हुए हैं, यानी कि भारत आत्मनिर्भर बन सके, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जब हम बात करते हैं वेपन्स की, हथियार की, तो एक समय से हम लोग कई सारे कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, जैसे फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब देशों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। इन सभी से कंट्रीज़ से ही ज़्यादातर हथियारों को परचेज़ करते हुए आए हैं लंबे समय से।
बट पिछले कुछ समय में इंडिया ने एक इम्प्रूवमेंट किया है कि अपने देश में खुद से ही यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन को स्टार्ट किया और बहुत सारे वेपन्स को हम लोगों ने डेवलप किया। जिन भी वेपन्स को हम लोगों ने पिछले कुछ समय में डेवलप किया है ना, उन वेपन्स को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया था, उसके बारे में आर्टिकल में समझाया गया। तो कल 74th रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था। कर्तव्य पथ पर जो परेड हुई थी उसके साथ साथ इन वेपन्स को डिस्प्ले किया गया है। जैसे कौन कौन से वेपन्स, तो मेड इन इंडियन वेपन्स में आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा मेन बैटल टैंक अर्जुन, फिर उसके बाद में नाग मिसाइल, K9 वज्र, देन उसके बाद में आप कह सकते हो कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल। ये सारे के सारे जो यहाँ पर वेपन्स हैं इनको डिस्प्ले किया गया था कल के दिन, जो कि दर्शाता है आत्मनिर्भर भारत को, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया को। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो टैंक आप नज़र आ रहा है ना, ये अर्जुन वाले टैंक हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी इस आर्टिकल के अंदर में जिसके बारे में ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। इसको आप लोग अगेन जीएस पेपर नंबर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, पिछले कुछ समय से लगातार एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में, जिसको हम लोग ईपीएफओ के नाम से जानते हैं। क्या होता है ईपीएफओ, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वैसे आज के मॉर्निंग वाले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में चर्चा की हुई है। अच्छा, न्यूज़ यहाँ पर क्या है, न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो बॉडी है, इन्होंने प्लानिंग कर लिया कि ये जो हाई पेंशन वाला केस है इसको वापस से देखेंगे। देखो, एक हाई पेंशन वाला केस निकल कर आया है जिसकी वजह से जिनको भी इस ईपीएफओ के माध्यम से पेंशन मिलती है उनके लिए काफ़ी चिंताएं क्रिएट हो गई थी। उसको यहाँ पर ये रिव्यू करने के लिए बोल रहा है। देखो, बोला ये गया था इसके अंदर में 1 सितंबर 2014 से पहले, ध्यान रखना 1 सितंबर 2014 से पहले वाले जितने भी लोग हैं जो कि इस पेंशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, उनको हाई पेंशन वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ पर पहले रखी गई थी। उनको ज़्यादा पेंशन यहाँ पर नहीं मिलेगी, ज़्यादा पेंशन वाला बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। लेकिन 1 सितंबर 2014 के बाद से जितने भी लोग हैं जो भी यहाँ पर इस ईपीएफओ के अंडर में आए हैं, उन सबको यहाँ पर ये बेनिफिट्स देने के बारे में चर्चा की गई है। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, वेडनेसडे में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर को जारी करते हुए ये बोला कि जो भी लोग यहाँ पर 1 सितंबर 2014 से पहले वाले लोग हैं उनको यहाँ पे हम हाई पेंशन वाले बेनिफिट नहीं देंगे और इनको यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। अब ये जो पेंशन है रिटायरमेंट से बाद ही तो मिलती है। किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी सर्विस दी है, उसके बाद रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद ही तो मिलती है। तो वही बात है कि 1 सितंबर 2014 से जिनका भी पहले रिटायरमेंट हुआ है उनको हाई पेंशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और इसके बाद वाले जिनका रिटायरमेंट हुआ है उनको यहाँ पर ईपीएफओ के अंदर में हाई पेंशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी इस केस को और ज़्यादा आगे यहाँ पर डिटेल से एनालाइज किया जाएगा। अभी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आगे यहाँ पर इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं और इसको मैं अभी और डिटेल से लेकर चलूँगा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा कि आखिरकार ये ईपीएफओ है क्या। और आपने कई बार सुना होगा, एक सुना होगा ईपीएफ, है ना, और एक सुना होगा पीपीएफ, और सुना तो आपने पीएफ भी होगा। होता क्या है कि आपको पता होगा जो पेंशन है वो सरकारी नौकरी में मिलती है, ठीक है। क्या प्राइवेट नौकरी में मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। प्राइवेट नौकरियों में भी यहाँ पर ये जो पेंशन है वो दी जाती है। अब वो कैसे दी जाती है, तो उसके लिए आपका पीएफ कटता है हर महीने, जिसको हम लोग प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर आया गया था ताकि हम लोग क्या कर सकें, यानी कि जो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, अपनी ज़िंदगी पूरी लगा दे रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ पर उसका रिटायरमेंट होता है तो उसके पास में कुछ नहीं बचता। तो इसलिए क्या किया जाए कि जो व्यक्ति यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा, हर महीने उसकी सैलरी में से कुछ परसेंट अमाउंट काटा जाए और काटने के बाद में उसके पीएफ अकाउंट के अंदर डलवा दिया जाए। पीएफ अकाउंट के अंदर वो हर महीने उसका जो सैलरी का अमाउंट है वो जाता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा और सरकार उस पर ब्याज देती रहेगी, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और एक समय बाद जब वो रिटायर हो जाएगा अपनी जॉब से तो उसके पास में एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा तब तक। तो क्या होगा, उसके आगे सोशल सिक्योरिटी के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए वो अमाउंट उसको दे दिया जाएगा। यही तो यहाँ पे सरकारी रिटायरमेंट भी होता है। सरकारी रिटायरमेंट में सरकार अपनी जेब से इकट्ठा थोड़ा पैसा दे रही है, वहाँ पे हर महीने आपका पीएफ कटता रहता है। ऐसे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया है, ठीक है ना। ये सभी को पता होगा, ऐसा नहीं है कोई नया कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट ये देखने को मिलता है ईपीएफ का। चलो आगे आते हैं और मैं आपको थोड़ा और डिटेल से लेकर चलता हूँ ईपीएफ और पीपीएफ के बारे में। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में क्यों है, मैंने आपको बता दिया। साल 2014 में हमारी केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये बोला था कि जो ईपीएफओ मेंबर हैं और उनके जो एम्प्लॉयर हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब हम लोग बात करते हैं ईपीएफओ की ना, तो सपोज़ यहाँ पर एक कंपनी है ये, और इस कंपनी का यहाँ पर एक मालिक है, इसने यहाँ पर कुछ लोगों को हायर कर रखा है, कुछ लोग यहाँ पे इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अगर इस कंपनी में 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और वो प्रॉपरली सैलरी को ले रहे हैं, तो इस मालिक को क्या करना पड़ेगा, इन 20 लोगों का जो पीएफ अकाउंट है वो खुलवाना होगा। और
जब ये इनको सैलरी देगा तो सैलरी देते हुए हर महीने कुछ परसेंटेज अमाउंट काट के इस पीएफ अकाउंट में इनका जमा करवा देना होगा, जिससे क्या होगा, इन सभी का पीएफ कटता रहेगा और फिर रिटायरमेंट के बाद में इकट्ठा कुछ अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो 2014 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें जितने भी ईपीएफओ मेंबर हैं और उनके जो एम्प्लॉयर हैं, यानी कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पे अलाउ किया था कि वो सब एक ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी उनकी सैलरी है उसका कुछ परसेंट 8.33% तक वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर में, और यहाँ पे इनको कोई लिमिट नहीं दी जाएगी, आराम से इसके ऊपर भी अगर ये डालना चाहे पैसा हर महीने, क्योंकि जितना पैसा आप डालोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर एट द लास्ट जो है पेंशन वो मिलने वाली है ना, जितना पैसा आपको डालना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर डालोगे मंथ के बेसिस पर तो ज़्यादा यहाँ पर वो आपको पेंशन मिलेगी, बट यहाँ पे एक लिमिट सेट होती है। लेकिन इनके लिए थोड़े पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई लिमिट यहाँ पर सेट नहीं की गई थी, कोई भी यहाँ पर सीलिंग नहीं रखा गया था। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर कोई लिमिट सेट नहीं की गई थी, ये टाइम इनको दिया गया था, ये टाइम धीरे धीरे एक्सटेंड करते हुए चले गए। 6 महीने का थोड़ा और इसको बढ़ा दिया गया, है ना। कोर्ट ने बोला कि चलो 6 महीने और देते हैं, जो इसके अंदर आना चाहता है वो यहाँ पर इस ऑप्शन को अवेल कर सकता है। फिर बाद में हाल ही में यहाँ पर इस 6 महीने के टाइम पीरियड को और बढ़ा दिया गया, 4 महीने से और इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो जिनको यहाँ पर ये हायर पेंशन के बेनिफिट नहीं मिले हैं ना, तो अब यहाँ पर उनके लिए थोड़ा 4 महीने का और समय बढ़ा दिया गया है। वो लोग भी यहाँ पर इसके अंदर कवर हो सकते हैं। ठीक है ना, वो लोग भी यहाँ पर इसको अवेल कर सकते हैं, ऐसी बात यहाँ पर मेंशन की गई है, इस वजह से ये चर्चा में है। अब थोड़ा बात करते हैं कि आखिरकार ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ठीक है, डायरेक्टली प्रीलिम्स में आपसे सवाल बन सकता है। तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है, इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। उस एक्ट का नाम है एम्प्लॉयज़ एंड प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस एक्ट 1952। ठीक है ना, ये किसके अंडर में आती है, तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, जो श्रम मंत्रालय है उसके अंडर में ये बॉडी आती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ये जो एक्ट है ना, और ये जो मतलब ईपीएफ है पूरा का पूरा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक ट्राइपार्टाइट बोर्ड के थ्रू एडमिनिस्टर होता हुआ नजर आता है। आप कहोगे ये क्या मतलब है। देखो, ईपीएफओ के अंदर में जो ईपीएफ होता है ना, ये अकाउंट जो खुलता है ना, इसमें 3 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो सरकार में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों हो सकती हैं। दूसरा एक एम्प्लॉयर और तीसरा एक एम्प्लॉय, ये 3 लोग चाहिए होंगे। इन 3 लोग के बेसिस पर यहाँ पर ईपीएफ जो है पूरी तरह से रन करता है। ये बोर्ड कौन चेयर करता है, मैंने आपको बता दिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये जो ईपीएफओ स्कीम के फ़ायदे हैं, ये इंडियन वर्कर्स को दिए जाते हैं। इंडियन वर्कर्स के साथ साथ इंटरनेशनल वर्कर्स को भी यहाँ पर मिलते हैं, यानी बाहर दूसरी कंट्री का वर्कर है उसको भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना होगा, ये किन इंटरनेशनल वर्कर्स को मिलेगा, उन इंटरनेशनल वर्कर्स को जिनके देश के साथ में ईपीएफओ ने एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया होगा। जिस देश के साथ में ईपीएफओ ने एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया होगा, उन्हीं वर्कर्स को यहाँ पर ये सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज दूसरे वर्कर्स को यहाँ पर इस स्कीम का ऑफर नहीं मिलने वाला, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया ईपीएफ। अब ये आप कह रहे हो सर कि यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये ईपीएफ है। ये ईपीएफओ क्या होता है? ईपीएफओ मतलब ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। ईपीएफओ एक अलग से बॉडी बना दी गई, एक अलग से हेडक्वार्टर बना दिया गया, जहाँ पर सबके अकाउंट खोले जा रहे हैं। वही यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा, वही यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद में आपको कुछ अमाउंट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ईपीएफओ के अंदर ही आप ईपीएफ अकाउंट खुलवाते हो। एक होता है ईपीएफ अकाउंट और एक होता है पीपीएफ अकाउंट, है ना। ईपीएफ अकाउंट मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे क्या होता है कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है उसी का अकाउंट खुलता है। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि बाकी सारी आम पब्लिक के लिए, जो छोटे मोटे बिजनेस भी कर रहे हैं सभी लोग ने यहाँ पर ये पीपीएफ खुला हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इसका एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसका डिफरेंस देखोगे तो और कई सारे डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोग देखोगे, मैंने आपको बताया यहाँ पे वर्कर और एम्प्लॉय होता है, और यहाँ पर पीपीएफ के अंदर में जो भी यहाँ पे रेसिडेंट है इंडिया का, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, वो होता है। दूसरा, ईपीएफ के अंदर जो भी यहाँ पर इंसान जो एम्प्लॉय है ना, जो सैलरी कमा रहा है, उसका 12% यहाँ पे अपने अकाउंट में उसका कट जाएगा, 12% उसको देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर पीपीएफ के अंदर में आप देखोगे, यहाँ पे भी जो कोई ऐसा पर्सन, क्योंकि वो नौकरी नहीं कर रहा है, दूसरा व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो भी उसने अमाउंट कमाया उसके हिसाब से यहाँ पर वो सबमिट कर सकता है, कुछ पैसा कटा सकता है अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर में। ठीक है ना, यहाँ पे रिटर्न अच्छा खासा मिलता है। इंटरेस्ट जो मिलता है, ब्याज, वो 8 से 9% का मिलता है। पीपीएफ के अंदर में जो रिटर्न है वो 7 से 8% का मिलता है। इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि ईपीएफ और पीपीएफ को अलग कर देती हैं। तो ईपीएफओ को लेकर कुछ नए नए रूल्स आ रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पे आने वाले समय पर और चर्चा होने वाली है। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकोगे।
दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेक्चर के अंदर में उनके आंसर दिया करो। स्टार्टिंग में आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, मेंस का क्वेश्चन पूछा गया, मेंस का क्वेश्चन अभी मैं आपको दूंगा, फिर उसके बाद में आपसे मैप का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देते रहा करो। इससे यहाँ पर पता चलता रहता है कौन कौन टच में रेगुलर बेसिस पर बना रहता है। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। बात ये की जा रही है इंडिया का जो पहला मिशन है जो कि सूर्य की स्टडी करेगा, सन की स्टडी करेगा, इसकी शुरुआत होने वाली है। इस मिशन की शुरुआत होगी जून जुलाई में, जून जुलाई के बीच में इसकी शुरुआत होगी इंडिया के फर्स्ट मिशन की, जो कि सन को यानी हमारे सूर्य को स्टडी करेगा। इसको लेकर यहाँ पर सारे के सारे रेलिवेंट पॉइंट्स ऐड करे गए। आओ डिटेल से समझते हैं हम लोग इस मिशन के बारे में। अच्छा, कोई नाम नहीं दिया गया है कि इसको सन मिशन नाम दे दिया गया है, नहीं, इसका नाम है आदित्य L1 मिशन। ठीक है ना, सन का यहाँ पर एक नाम आदित्य है तो आदित्य L1 मिशन रखा गया है। अब L1 क्यों रखा है आगे मैं आपको बताऊँगा। तो आदित्य L1 मिशन के बारे में आओ थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। तो इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरह से यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है। वो अब जल्दी सन को स्टडी करेंगे इस आदित्य L1 मिशन के माध्यम से। और इस मिशन को जो भी यहाँ पे हमारा पूरा मिशन होगा, इसको हम कहाँ पे रखने वाले हैं, इसको हम भेजेंगे L1 पॉइंट पर। इसको आदित्य L1 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अंतरिक्ष में एक पॉइंट है L1 पॉइंट, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। इसको हम लोग लैग्रेंज पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो L1 पॉइंट पर से ही हम लोग यहाँ पर इस पूरे मिशन को करेंगे। L1 पॉइंट पर ही बैठकर जो हमारा मिशन है वो कहीं ना कहीं सूर्य की स्टडी करेगा। तो L1 पॉइंट कहाँ है अभी मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगा, ठीक है। अब इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात, इस आदित्य L1 मिशन को हम लॉन्च कैसे करेंगे? कोई रॉकेट वगैरह जाने वाला है? हाँ बिल्कुल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के बारे में आपने सुना होगा। तो PSLV को हम लोग लॉन्च करेंगे। इसके ऊपर 7 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे। 7 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में यहाँ पर इसको भेजा जाएगा। और वो 7 इंस्ट्रूमेंट्स का काम क्या होगा? उन 7 इंस्ट्रूमेंट का काम होगा हमारे सन की स्टडी करना, सूर्य की स्टडी करना। अब वो 7 इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होंगे? जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे, मेजरली इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा कि जो आदित्य L1 मिशन है ये क्या करेगा? सन का कोरोना, जो बिल्कुल बीच में आपको गोल गोल हीट दिख रही है ना, उसको स्टडी करने का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर सन्स फोटोस्फेयर को स्टडी करेगा, है ना। उसके लिए हमने अलग इंस्ट्रूमेंट लगाया है। क्रोमोस्फेयर को स्टडी करेगा, सोलर एमिशंस को, सोलर विंड जो चल रही है उसको स्टडी करेगा, वहाँ से जो यहाँ पे चिंगारियाँ निकल रही हैं सूरज में से उसको स्टडी करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टडी की जाएंगी इस पर्टिकुलर मिशन के माध्यम से। और इनको स्टडी करने के लिए बहुत सारे अलग अलग 7 इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे लगाकर हम लोग इस रॉकेट को लॉन्च करेंगे जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होने वाला है इस मिशन में वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस बहुत दूर है। देखो, सन जो है ना, यानी सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है। और यही सबसे बड़ा डिस्टेंस हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। और अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो कहीं ना कहीं गिनी चुनी कंट्रीज़ में हमारा भी जो नाम है वो दर्ज हो जाएगा। बाकी L1 पॉइंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा मिशन है हम इसको L1 पॉइंट पर लेकर जाएंगे, L1 पॉइंट के ऑर्बिट पर उतारेंगे। तो L1 पॉइंट क्या है? L1 पॉइंट बेसिकली हमारी पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक छोटा सा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो कि पृथ्वी से भी दूर है और सूर्य से भी दूर है। दोनों के बीच में एक पॉइंट यहाँ पे नज़र आता है। अब एग्जैक्टली अगर हम लोग पिक्चर में देखने की कोशिश करें तो ये रही पृथ्वी और ये रहा यहाँ पर सन, और इसके बीच में यहाँ पर आपको ये L1 पॉइंट नज़र आएगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। L1 पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो सैटेलाइट है उसको इक्वल ग्रेविटी फेस करनी पड़ती है, इक्वल ग्रेविटी फोर्स यहाँ पे लगती है सन की साइड से भी और अर्थ की साइड से भी। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पर ये बीचों बीच में आ जाता है। और इस प्रकार के हमारे पास में 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, कितने 5 पॉइंट्स हैं वो आपको देखना होगा। L1 पॉइंट कहाँ पर है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में यहाँ पर ये रहा L1 पॉइंट। L2 जो है पृथ्वी के पीछे हो गया, इसी प्रकार से L3 यहाँ पर सन के पीछे हो गया, L4 यहाँ पर दोनों के बीच में ऊपर की साइड में, और L5 यहाँ पर नीचे की साइड में। इस प्रकार के 5 पॉइंट्स नज़र आते हैं। हम लोग यहाँ पे आदित्य L1 मिशन को यहाँ पे लॉन्च करेंगे और यहाँ से वो इस सूर्य की जो है स्टडी करेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। L1 का फुल फॉर्म क्या है? इसका नाम है लैग्रेंज। ठीक है ना, लैग्रेंज पॉइंट यहाँ पर इसका नाम है। तो 5 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट यही है, और 5 पॉइंट की जो पोजीशंस हैं वो आपने यहाँ पर देख ली हैं। बाकी अभी सूर्य के ऊपर मिशन करने वाला इंडिया ये पहला होने वाला है क्या? पहला देश बनने वाला है क्या? नहीं, ये तो भारत का खुद का पहला मिशन है जो कि सन को स्टडी करेगा। इससे पहले दुनिया भर में कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इस मिशन को कंडक्ट कर चुके हैं। जैसे नासा का पार्कर सोलर प्रोब हो गया। नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है, इसका मकसद था ट्रेस करना कि कैसे यहाँ पर जो सन की एनर्जी है वो जनरेट हो रही है, सन के कोरोना को स्टडी करना। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख पाओगे एक और प्रोग्राम है, और वो है हेलियोस 2 सोलर प्रोब। हेलियोस 2 सोलर प्रोब यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर है, यानी कि 2 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको डेवलप किया है, नासा और जर्मनी ने।
ठीक है ना। तो 1976 में यहाँ पर इन्होंने सन के सरफेस को यहाँ पर स्टडी किया था। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इस प्रकार से जो मिशंस है वो 2 मिशंस पहले भी हो चुके हैं, अब यहाँ पर इंडिया आ चुका है और इंडिया का खुद का ये फर्स्ट मिशन होने वाला है जो कि यहाँ पे सन को स्टडी करेगा बाय द आदित्य L1। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। नेक्स्ट आपको पता होगा आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में क्या होता है, पिक्चर ऑफ द वीक आता है। पूरे सप्ताह का एक पिक्चर आया है और बहुत खूबसूरत सा पिक्चर आपको ये दिख रहा होगा। ये कहाँ का पिक्चर है? ये है जम्मू एंड कश्मीर का। पड़ रही है बहुत ज़्यादा बर्फ़। तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये चिलई कलन का समय चल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे इस आर्टिकल में भी बताई गई है। चिलई कलन का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो गया था और 30 जनवरी को ये समाप्त होगा। तो 30 जनवरी आने वाली है, चिलई कलन का टाइम पीरियड हो जाएगा ख़त्म। आओ थोड़ा डिस्कस करते हैं कि चिलई कलन के बारे में क्या क्या हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है। तो कश्मीर वैली का आपको ये पिक्चर नज़र आ रहा होगा जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। ये पिक्चर ऑफ द वीक है। पूरे सप्ताह का एक पिक्चर आता है, पिक्चर ऑफ द वीक, जो कि हमारे कब आता है? आता है हमारे फ्राइडे वाले दिन में, ठीक है ना, फ्राइडे में आता है। आओ थोड़ा डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन के लिए कि चिलई कलन आखिरकार है क्या। तो यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, चिलई कलन बेसिकली एक विंटर पीरियड है। तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर आप देख पाओगे, वैसे भी यहाँ पे सर्दी जो है ना हमेशा रहती है और ख़ासकर यहाँ पे कश्मीर के अंदर आपको सर्दियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन अब विंटर्स के समय पे और ज़्यादा भारी भरकम सर्दियाँ पड़ने लगती हैं, बर्फ़ पड़ रही है। तो एक हार्शेस्ट विंटर पीरियड होता है। ये कब से कब तक होता है? 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है 29 जनवरी तक। 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक हर साल चिलई कलन का टाइम पीरियड आता है। ठीक है। चिलई कलन का जो पर्शियन टर्म है वो है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना, मेजर कोल्ड। चिलई कलन का एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है मेजर कोल्ड। अब चिलई कलन कब से कब तक होता है? ध्यान से इस बात को सुनना। चिलई कलन बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसमें एक तो चिलई कलन का पीरियड होता है, उसके बाद चिलई खुर्द का पीरियड होता है। चिलई कलन के बाद चिलई खुर्द आता है, यानी कि स्मॉल कोल्ड, और चिलई खुर्द के बाद में आता है चिलई बच्चा। इसको बोलते हैं बेबी कोल्ड, यानी धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है। लेकिन असली ठंड स्टार्ट कब से होती है? दिसंबर से। 21 दिसंबर से 30 जनवरी का जो ये टाइम पीरियड होता है वो होता है चिलई कलन का। देन उसके बाद में यहाँ पे आप कह सकते हो 18 फरवरी से, फिर इसके बाद से 18 फरवरी तक आप कह सकते हो कि वो चिलई बच्चा वाला टाइम पीरियड होता है। फिर उसके बाद में 19 फरवरी से 28 फरवरी तक, यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, चिलई कलन जो है ना ये आपका दिसंबर से जनवरी तक हो गया। फिर उसके बाद में 18 फरवरी से आपका 18 फरवरी तक चिलई खुर्द वाला हो गया, और फिर उसके बाद में 19 फरवरी से 28 फरवरी तक ये चिलई बच्चा वाला टाइम पीरियड हो गया। तो ये 3 पीरियड्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है, तो नाम भी यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। तो ये 40 दिन का टाइम पीरियड आपको देखने को मिल जाता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये 40 दिन का टाइम पीरियड है जिसमें सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ पे जो डल लेक है, सबसे फेमस आपको झील देखने को मिलेगी, वो भी पूरी तरह से जम जाती है, पानी वगैरह सब कुछ जम जाता है। बस खाली इतना यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो चिलई खुर्द का टाइम पीरियड 30 जनवरी से 18 फरवरी तक, चिलई बच्चा का टाइम पीरियड 19 फरवरी से 28 फरवरी तक। ये यहाँ पर इस समय पर थोड़ी ठंड कम हो जाती है, बट फिर भी यहाँ पर जो ठंड है ना वो पड़ रही होती है। हार्शेस्ट विंटर टाइम पीरियड ये चलता है। दूसरा, ये जो बर्फ़ पड़ती है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पे जो रह रहे लोग हैं उनके ऊपर क्या पड़ता है? उनके ऊपर भी यहाँ पर एक कह सकते हो भारी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अब इस समय पर लोगों को फेरन पहनना पड़ता है। फेरन बेसिकली एक कश्मीरी ड्रेस है, लंबी सी यहाँ पे ड्रेस हो, जैसे ओवरकोट होता है ना, उस प्रकार से लंबी सी आपको ड्रेस देखने को मिलेगी जो कि ठंड को रोकने में मदद करेगी। उसके बाद में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है जिसकी वजह से जो यहाँ पे पानी वगैरह है, पाइपलाइन के अंदर भी जो पानी है वो सब कुछ जम जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है इस टाइम पीरियड में। तीसरा, यहाँ पर जो कश्मीरीज़ हैं ना वो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को, किस चीज़ के साथ में? हरीसा के साथ में। हरीसा बेसिकली एक डिश है, एक खाना ये लोग बनाते हैं जो कि बेसिकली लीन मटन से बनता है। लीन मटन हो गया, इसको यहाँ पर मिक्स करते हैं राइस के साथ में और कुछ फ्लेवर दिया जाता है अलग अलग यहाँ पर स्पाइसेस का। उसके बाद यहाँ पर इसको कंज्यूम किया जाता है इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड के अंदर में, जो कि उनको गर्म रखने में मदद करता है। दूसरा, यहाँ पे ये लोग लगातार जो सूखी सब्जियाँ हैं ना इनको भी कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ्रेश और जो ताज़ी सब्जियाँ हैं वो मिल नहीं पाती हैं, क्योंकि जो रास्ते में जो बर्फ़ वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। इसके चक्कर में बाहर से कुछ भी सामान अंदर आ ही नहीं पाता है, बाहर से सब्जियां वगैरह एंटर हो ही नहीं पाती है मार्केट के अंदर में। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं चिलई कलन टाइम पीरियड के अंदर में, जो कि यहाँ पर जो कश्मीरी पीपल हैं वो फेस करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चिलई कलन वाला जो टाइम पीरियड है ये 40 दिन का सबसे भयंकर विंटर पड़ती है, और मैंने बताया 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड रहता है। तो ये 40 दिन हो गए 21 दिसंबर से, और 30 जनवरी तक ये ठंड पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर चिलई खुर्द और चिलई बच्चा कब से कब तक, आगे मैंने आपको बता दिया, एक 18 फरवरी तक, एक 19 फरवरी से 28 फरवरी तक। ये 3 अलग अलग टाइम पीरियड्स आपको नज़र आते हैं।
देन आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज के दो खास एडिटोरियल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो एडिटोरियल है ये बात करता है जापान के वेस्ट वाटर के बारे में। अब ये क्या है मामला, अब थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं डिटेल से। देखो रिसेंटली क्या होता है ना कि जो जापान है इन्होंने अनाउंसमेंट ये किया है कि ये लोग फुकुशिमा जो वेस्ट वाटर है उसको समुद्र में छोड़ देंगे। अब ये क्या हो गया, फुकुशिमा वेस्ट वाटर क्या है, मैं आपको समझा दूँ। जापान के अंदर में साल 2011 में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। जो फुकुशिमा पावर प्लांट है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता था, ये इस पावर प्लांट के अंदर विस्फोट हो गया था। विस्फोट होने के पीछे का रीज़न क्या था मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक मैप पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आपको ये मैप नज़र आ रहा होगा, इसमें यहाँ पर आपको ये जापान दिख रहा होगा, ठीक है ना। और इधर ये पैसिफिक ओशन है पूरा का पूरा। जापान में जो ये रेड कलर का डॉट दिख रहा है यहीं पर फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस मैप को जब आप लोग दुनिया के पूरे मैप में देखना चाहोगे तो इस प्रकार से नज़र आएगा। यहाँ पे इंडिया हो गया, ऊपर चाइना हो गया, ये रहा जापान, और जापान के जस्ट इधर यहाँ पर ईस्टर्न साइड में ये रहा फुकुशिमा पावर प्लांट। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। जो ये फुकुशिमा पावर प्लांट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 2011 में होता यह है कि इसमें एक विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने के पीछे का रीज़न ये था कि यहाँ पर एक भूकंप आता है। भूकंप आते रहते हैं, भूकंप आता है, भूकंप आने के साथ साथ यहाँ पे एक सुनामी भी आती है। सुनामी आती है तो पानी को बहुत तेज़ी से बहाकर यहाँ पर इस पावर प्लांट के अंदर वो घुसा देती है। तो बहुत सारा पानी जो है पावर प्लांट के अंदर पहुँच जाता है। अब पावर प्लांट के अंदर पहुँचा तो इससे क्या होता है कि पावर प्लांट के अंदर थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है उसको चलाने के लिए। तो जो पावर प्लांट का कनेक्शन था बाहर की ग्रिड के साथ में जहाँ से बिजली आ रही थी, वो यहाँ पर कनेक्शन टूट गया जैसे यहाँ पर ये पानी घुसता है। और पानी घुसने के बाद में सब कुछ यहाँ पर मिल गया। और इसकी चक्कर में यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो पानी है ना वो कहीं ना कहीं गंदा हो गया, गंदा कह लो, या फिर पानी के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशंस देखने को मिली हैं। और ये न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत ख़राब होती हैं। आपको पता है अगर कोई इंसान इसके रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको कैंसर हो जाता है, उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे निशान पड़ जाते हैं। तो ये इतना खतरनाक यहाँ पर रेडिएशन देखने को मिलता है। तो वो जो पानी है वो सारा का सारा वेस्ट वाटर बन गया, गंदा हो गया। अब हुआ क्या, काफ़ी सारे पानी देखो उसमें इसी समय पर एक विस्फोट भी हो गया। अब विस्फोट हुआ जिसके चक्कर में जो फुकुशिमा के आसपास का एरिया था वो सब खाली करवा दिया था, लोगों को पीछे हटा दिया गया था। कई लाख लोगों को, लगभग 1.5 लाख लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था, हटाया गया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा विस्फोट हुआ होगा। दूसरा, कई सारे लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी थी जब ये विस्फोट हुआ था। तो अब क्या हुआ कि जब उस समय पर ये विस्फोट हुआ और न्यूक्लियर रिएक्टर इनके जापान के कंट्रोल में था नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहा था, लगातार गर्म हुआ था। तो उसको ठंडा करने के लिए इन्होंने कई टन जो पानी है उसका इस्तेमाल किया। और पानी को सब ऐसे इन्होंने यूज़ कर लिया, वो सारा का सारा पानी जो है ना वो कॉन्टेमिनेट हो गया, गंदा हो गया। यानी उस पानी के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन है आज के समय पर। तो वो पानी कहाँ पर है आज, तो वो पानी सब कुछ तब से अब तक स्टोर करके रखा है जापान ने अभी तक वो पानी इकट्ठा करके वहाँ पे रखा है। लेकिन अब जो स्टोरेज है ना वो लगातार कम होता जा रहा है। तो उस चक्कर में जापान ने 2021 में इसके बारे में एक अप्रूवल दे दिया था और अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम इस पानी को अब छोड़ देंगे। कहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये पानी यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा इस पैसिफिक ओशन के अंदर में। ठीक है, तो कहोगे क्या हो गया फिर, तो पैसिफिक ओशन के अंदर जापान रिलीज़ करने को तो तैयार है, लेकिन चाइना और उसके बाद में कोरिया जैसे जो देश हैं वो यहाँ पर जापान के खिलाफ खड़े हैं। क्यों कि भाई आप रेडिएशन वाला पानी इस ओशन में छोड़ दोगे तो इससे यहाँ पे रह रही जो मछली हैं, जो मैरीन एनिमल्स हैं, वो सब मर जाएंगे। या फिर यहाँ पे क्या होगा ना कि उनके अंदर रेडिएशन का इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस चक्कर में दुनिया भर से कोई भी देश इस वाले एरिया का कोई भी जो मैरीन प्रोडक्ट है वो परचेज ही नहीं करेगा। इस मैरीन प्रोडक्ट के सारे दाम घट जाएंगे, यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो जाएगी। तो यहाँ पे जापान रिलीज़ करना चाहता तो है, लेकिन काफ़ी सारे कंट्रीज़ जापान के अगेंस्ट में है कि हम आपको ये वाला जो गंदा पानी है वो रिलीज़ करने नहीं देंगे। ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर जापान किस बेसिस पर बोल रहा है, जब इतना खतरनाक है तो जापान, आप भी कहोगे जापान को रिलीज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसका रेडिएशन इसके अंदर है, तो जापान को रिलीज़ करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैरीन एनिमल्स की भी तो बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो ठीक है, लेकिन जापान ने इसके पीछे एक दावा दिया है। जापान ने ये बोला है कि हम लोग ऐसे ही नहीं रिलीज़ करेंगे, जो भी पानी रिलीज़ करेंगे ओशन के अंदर में तो उसको पहले ट्रीट कर लिया जाएगा, पहले उसमें से रेडिएशन को कम कर दिया जाएगा। रेडिएशन हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, जापान ने खुला बोल दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत रेडिएशन रहेगा इसके अंदर में, लेकिन हम ज़्यादातर रेडिएशन को ट्रीट कर देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा। जैसे कि जापान ने ये बोला कि पानी के अंदर में ट्रिटियम रहेगा, ट्रिटियम को पानी से अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप कह सकते हो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और आज के समय पर भी कई सारी कंट्रीज़ ऐसे ही करती हैं, है ना। उनके पास में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ पर भी पानी के अंदर में ट्रिटियम होता है और वो ऐसे रिलीज़ कर देती हैं।
लेकिन वहाँ पर उनका एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट रहा नहीं, पूरा डिजास्टर हो गया था, सब कुछ आपस में मिक्स हो गया था। कहीं पर पानी का क्या क्या इस्तेमाल कर लिया, कहीं पर रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए यूज़ कर लिया, काफ़ी सारी अलग अलग जगह पर किया गया। तो मिक्सचर बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर एक कंसर्न दिखाया जा रहा है जापान की साइड से। तो जापान बोला है ट्रिटियम को हम अलग नहीं कर पाएंगे, ट्रिटियम रहेगा, ट्रिटियम के साथ में पानी को हम लोग छोड़ देंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है ट्रिटियम क्या है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे आते हैं। बाकी जापान ने बोला है कि हम जितना भी गंदा पानी है उसको इस प्रकार से ट्रीट करने के बाद में एक हमने यहाँ पर एक पाइप लगा रखा है। वो पाइप, ये रहा पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो पाइप यहाँ पे क्या करेगा, ओशन में लगभग 1 किलोमीटर दूर ले जाकर इस सारे के सारे पानी को छोड़ देगा ओशन के अंदर में, समुद्र के अंदर में, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे जापान की साइड से मेंशन की गई है। तो जापान रेडी है इस वेस्ट वाटर को छोड़ने के लिए, ये बात मैंने आपको एक साथ ही बता दी है। तो जापानीज़ फॉरेन गवर्नमेंट का मुद्दा क्या है ये आपको समझ में आ गया। दूसरा, यहाँ पर इससे अफेक्ट क्या पड़ेगा ओशन में वो आपको समझ में आ गया। अभी जापान ने क्या कहा है कि हम वाटर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया। ट्रीटमेंट हो गया है लेकिन ट्रिटियम को नहीं हटा सकेंगे। फिर यहाँ पर इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में क्या पड़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ओशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो यहाँ पर ओशन जो समुद्र है। अब लोग ना चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, मुझे पता है। लोग यहाँ पे क्या कहेंगे फिर, मतलब लोगों को समझाना, साइंस समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप कितने ही करें लोगों से, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिर वो लोग यहाँ से व्यापार करना पूरी तरह से बंद कर देंगे। यहाँ का जो मैरीन प्रोडक्ट है वो परचेज़ करना बिल्कुल बंद कर देंगे। इस एरिया की इकोनॉमी आने वाले समय पर बिल्कुल ख़त्म सी हो जाएगी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इस रेडिएशन का इम्पैक्ट भी बहुत गंदा पड़ता है। आई होप आपको यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो ये पूरा का पूरा मैटर था जापान का फुकुशिमा वेस्ट वाटर। तो फुकुशिमा पावर प्लांट के बारे में आपने समझा, किस प्रकार से क्या हुआ था 2011 में वो समझा। आज तक ये मैटर चल रहा है, गंदा पानी स्टोर है, उस गंदे पानी को रिलीज़ करने के लिए जापान रेडी है और जापान की में अप्रूवल भी इसको दे दिया गया है। इसका इम्पैक्ट वगैरह क्या पड़ेगा सब कुछ क्लियर हो चुका है। चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। लेकिन आपको पता होगा हम लोग एडिटोरियल से पहले मेंस का क्वेश्चन लेते हैं, तो आज ध्यान नहीं रहा, तो एक एडिटोरियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद मेंस का क्वेश्चन ले रहे हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आप। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से आप इसके ऊपर पहले आंसर राइटिंग कर चुके हो, एक बार और कर सकते हो। और आज इस क्वेश्चन को सभी को अटैम्प्ट करना है। सभी को इसलिए भी अटैम्प्ट करना है, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हमारे यूपीएससी ने ऑलरेडी ये सवाल पूछ लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है, 2014 में ये सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, recently there is a growing voice in favor of reintroducing NJAC bill. In the light of this statement, critically analyze NJAC Act 2014. मतलब क्या है कि जो आपको पता होगा आज के समय पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से अपॉइंट करते हैं। उसी को लेकर तो आज के समय में विवाद चल रहा है। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इसी पर तो मामले पर अटके पड़े हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को हिलाने की बात इसी चक्कर में तो की गई थी। तो पूरा मैटर करंट समय पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझाना है एनजेसी बिल क्या था, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कॉलेजियम सिस्टम है हमारा जजेस को अपॉइंट करने का, उसी का एक ऑल्टरनेटिव तरीका था। सरकार यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कर एनजेसी लाना चाहती थी। तो एनजेसी को लाने के लिए पूरा बिल वगैरह सब कुछ तैयार भी किया गया, बट लास्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इसके रेफरेंस में आपको बताना है कि हाल ही में वापस से आवाज़ उठी है एनजेसी बिल को रीइंट्रोड्यूस करने की, वापस से एनजेसी बिल को लाने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इस स्टेटमेंट में आप क्या सोचते हो पहले तो ये बताना, फिर बाद में इस एनजेसी एक्ट के बारे में बताना, आखिरकार ये एनजेसी एक्ट क्या है, कौन कौन लोग होगा इसमें, कैसे ये कॉलेजियम से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है, ध्यान रखना 250 शब्दों में नहीं, आज का सवाल आपको 150 शब्दों में लिखना है। और लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़कर वहाँ पे आंसर्स को भेज सकते हो। और आंसर भेजने के साथ साथ दोस्त आपको एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। आप सभी लोग क्या कर सकते हो, 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर सकते हो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो आपको ढेर सारे फायदे होंगे, आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे नोट्स में इंक्लूड करने के लिए, साथ ही साथ में सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको उस चीज़ों के बारे में बता भी सकोगे। तो ये था पूरा का पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसका आंसर सभी को देना है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला जो एडिटोरियल है ना वो स्पोर्ट्स को लेकर, आपको पता होगा रिसेंटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो चुका है रेसलर्स को लेकर। तो इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में 2 एडिटोरियल हैं, एक और पूरे के पेज पर है और एक और आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है ना। तो मैं आपको दोनों का ही कॉम्बिनेशन समझाने वाला हूँ, दोनों को कंबाइन करके आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ आखिरकार पूरा का पूरा मैटर क्या है। तो हुआ यहाँ पर यह है कि हम समझेंगे कि आखिरकार जो स्पोर्ट्स है भारत के अंदर में, जो खेलकूद हो रहा है, इसमें जो फीमेल्स है, जो महिलाएं हैं, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं।
अच्छा, ये मैटर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है WFI के प्रेसिडेंट के ऊपर। WFI क्या है? ये है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत के अंदर कुश्ती के सारे मैचेस को मैनेज करता है, कुश्ती वाले पूरे के पूरे मामले को देखने का काम करता है WFI। तो इसी के प्रेसिडेंट है ब्रजभूषण शरण सिंह, आपने रिसेंटली नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी था। तो क्या होता है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पर प्लेयर्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन, उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे थे, उनका यौन उत्पीड़न यहाँ पे किया है, और ऐसा लंबे समय से होता हुआ आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर इन स्पोर्ट्स पर्सन ने आवाज़ उठाई है। हालांकि इस पर्टिकुलर मैटर पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, लगातार तहकीकात चल रहा है, और अभी जल्दी इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है वो एक रिपोर्ट को पब्लिश करेगी। उस कमेटी को मैरी कॉम लीड कर रही हैं। तो वो जो कमेटी है जो भी रिपोर्ट पब्लिश करेगी उसके बाद हमें पता चलेगा आखिरकार क्या है सच, क्या है झूठ, वो सब कुछ हमें पता चलने वाला है। बट हम लोग क्या करेंगे, इस आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं जो कि स्पोर्ट्स वेमेन, यानी स्पोर्ट्स में जो खेल कूद में महिलाएं आज के समय पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स करेंट टाइम पर फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम महिलाएं फेस कर रही हैं वो है फंडिंग एंड बजट। ठीक है, जो स्पोर्ट्स वेमेन है ना, इनके पास में प्रॉपरली इनको फंडिंग नहीं मिल पाती है। जैसे कि जो मेन होते हैं, जो पुरुष होते हैं इन स्पोर्ट्स के अंदर में, एथलेटिक्स के अंदर में, उनको प्रॉपरली पैसों का सपोर्ट, हर चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है, बट वेमेन को उस प्रकार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, और इस चक्कर में महिलाएं कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं अच्छे से, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो पहला प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम बायो सेक्सिज्म, मतलब जो वेमेन है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनको हमेशा जज किया जा रहा है, उनको मॉनिटर किया जा रहा है, जज किया जा रहा है कैसा है पर उन्होंने पहनावा किया है, कैसा यहाँ पर पहना है, किस प्रकार से बोल रही हैं, इस प्रकार से यहाँ पर उनको बार बार जज किया जा रहा है। तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है लंबे समय से। तीसरा है जेंडर डिस्पैरिटी, मतलब जो महिलाएं हैं लगातार एफर्ट लगा रही हैं, लगातार, यहाँ पर आपको पता है महिलाओं का एफर्ट एक और अल्टीमेट लेवल का होता है। तो वो जो एफर्ट लगा रही हैं, लेकिन एफर्ट उतना ही लगा रही जितना पुरुष लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि उनको प्रॉपरली जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना, जैसा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में मेल को मिलती है, पुरुष को मिलती है, वैसी रिस्पेक्ट यहाँ पर महिलाओं को नहीं मिल पा रही है। तो एक जेंडर डिस्पैरिटी भी यहाँ पर नज़र आती है, एक और प्रॉब्लम बताई गई। फिर एक और प्रॉब्लम यहाँ पर मेंशन की गई है, वो है लैक ऑफ एक्सेस एंड कॉस्टलियर, मतलब यहाँ पर है फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन प्रॉपरली स्पोर्ट्स में महिलाओं को नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो खासकर पुरुष हैं उनको यहाँ पे प्रॉपरली एजुकेशन मिल पाती है। तो पुरुष के कंपैरिजन में महिलाएं जो हैं यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई हैं। दूसरा, उनके घर के आसपास यहाँ पर कोई खेलने की फैसिलिटी वगैरह नहीं है। अगर उनके घर के आसपास कोई प्लेइंग फैसिलिटीज़ हो तो वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे से एंगेज होकर स्पोर्ट्स में और ज़्यादा बेहतर हो सकें। एक प्रॉब्लम और आती है, वो है ट्रांसपोर्टेशन का इशू। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है राइटर के थ्रू। एग्जांपल में इन्होंने बोला कि जो मणिपुर है, मणिपुर एक स्पोर्टिंग पावर हाउस है। मणिपुर में यहाँ पर बहुत सारे जो गेम हैं वो प्ले किए जाते हैं, बट 48% जो फीमेल एथलीट्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन इशू है, मतलब 10-10, 15-15 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पर उनको खेलने के लिए जाना पड़ रहा है, रोज़ाना के बेसिस पर प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ रहा है। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं वेमेन जहाँ पर रह रही हैं उनके घर के आसपास इस प्रकार से कोई प्लेइंग फैसिलिटी नहीं नज़र आती है। तो महिलाओं को यहाँ पर एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस स्पोर्ट्स सेक्शन में। फिर बात आती है सोशल एटीट्यूड की और डिसफिगरमेंट की। हाल ही में जितना भी यहाँ पर प्रोग्रेस वगैरह किया है, स्पोर्ट्स सेक्शन ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। आपको पता है फीमेल का पार्टिसिपेशन भी स्पोर्ट्स सेक्शन में बढ़ा है, नो डाउट। बट जब जब यहाँ पर महिला कहीं ना कहीं यहाँ पर गेम को लूज़ करती है, उसको हारती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे नेगेटिव्स यहाँ पर उसको फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी के अंदर में। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की जा रही है। देन उसके बाद में एक और प्रॉब्लम आती है, वो है डिक्रीज्ड क्वालिटी ट्रेनिंग। जो फैसिलिटीज़ है ना, यानी कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है महिलाओं को, वो बॉयज़ जितनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। बॉयज़ को एक क्वालिटी वाली ट्रेनिंग मिल रही है जो स्पोर्ट्स में है, लेकिन महिलाओं को यहाँ पर इस प्रकार से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। प्रॉपर क्वालिटी ट्रेनिंग के साथ साथ जो ट्रेंड कोच हो जाएँ, क्योंकि आपको पता होगा एक कोच होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही कोच आपको एक सही गाइडेंस देकर आगे बढ़ा सकता है। बट यहाँ पर एक ट्रेंड कोच ही नहीं होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो आपका सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उन ट्रेंड कोच की काफ़ी ज़्यादा कमी यहाँ पे नज़र आती है, ऐसा भी बोला गया। तो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। फिर आता है एक लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल्स। आज के समय पे जो लड़कियाँ हैं ना, उनके लिए ब्यूटी, जो सुंदरता है और ये सारी चीज़ें हैं, यही चीज़ें मैटर करती हैं। बट यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फीमेल एथलीट है वो यहाँ पर सभी का रोल मॉडल होना चाहिए, बट यहाँ पर आज के समय पर एज अ रोल मॉडल सही से वो काम नहीं कर पा रही हैं। मतलब यहाँ पर लोगों का रोल मॉडल कोई एथलेटिक पर्सन इतना है ही नहीं। तो इस चक्कर में यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस इंडस्ट्री में जो महिलाएं वो ज़्यादा ग्रो कर भी नहीं रही हैं। ऐसी है कि ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही है कि लोगों का ज़्यादा रोल मॉडल है ही नहीं इसके अंदर। अब जहाँ पे रोल मॉडल होगा वहाँ पे लोग उतरेंगे भी और उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करना स्टार्ट करेंगे, ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर ज़्यादा लड़कियों के रोल मॉडल है नहीं। रोल मॉडल में आप देखोगे
तो ज़्यादातर यहाँ पे उनको सुंदरता और ये सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स में एक मजबूत लड़की एज अ रोल मॉडल कोई देख नहीं रहा है। दूसरा, लड़कियों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी, बाकी सारी एक्टिविटीज़ को करना, तो उस चीज़ की वजह से, उस प्रेशर की वजह से भी वो आउट हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स वेमेन हैं वो फेस कर रही हैं। दूसरा, जो भी प्रॉब्लम्स महिला फेस कर भी रही हैं ना, उसको यहाँ पे जो मीडिया है वो कवरेज देता नहीं है। या फिर मान लो यहाँ पर किसी महिला ने कोई एक तरीके से बड़ा चीज़ करके भी दिखाया तो भी उसको प्रॉपरली इतना कवरेज मिलता नहीं है। जितना एक लड़के को कवरेज मिल जाता है उतना कवरेज यहाँ पर महिला को नहीं मिल पाता है मीडिया के अंदर में, वो बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो स्पोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं ये आपको समझ में आ गया। दूसरा, इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि आखिरकार हमारे लिए जो वेमेन का पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो वेमेन अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगी ना तो इससे उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर। जो गर्ल्स हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव रहेंगी, है ना। उसके बाद में यहाँ पर जब स्पोर्ट्स में एक्टिव रहेंगे ना तो इससे उनके बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। और आज के समय पर ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ी चिंता बना हुआ है भारत के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंस देख सकते हो इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कैटेगरी का। देन यहाँ पर बोला जाता है जेंडर पैरिटी के ऊपर काम हो पाएगा, यानी कि जो स्पोर्ट्स है, जब स्पोर्ट्स के अंदर महिला को एंगेजमेंट बढ़ेगा तो इससे हमारा जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, इसको हम लोग अचीव करेंगे। ये गोल का मकसद क्या है कि हम जेंडर इक्वालिटी को लेकर आएँ, वेमेन को हम लोग एम्पावर करें, उनको अलग से पावर दिया जाए, राइट्स दिए जा सके, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका एक इंपॉर्टेंस ये भी होगा जब महिला का एंगेजमेंट बढ़ेगा स्पोर्ट्स कैटेगरी में। उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि महिला जब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी स्पोर्ट्स में उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, है ना। वो काम भी कर पाएंगी, काम करने के साथ साथ यहाँ पर वो कमा पाएंगी अच्छा, और उससे यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उनका देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंस की तरह देखने को मिल सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो मेन चीज़ तो यही थी कि जो वेमेन रेसलर्स हैं वो क्या चीज़ फेस कर रही है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है वेमेन स्पोर्ट्समैन, वो तो मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो वही जो सेम आर्टिकल है वो एक जगह और कवर किया गया है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोनों ही आर्टिकल को कंबाइन करके मैंने आपको सारे रेलिवेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से इसको लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, बोला ये जा रहा है कि देखो एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत बताया गया कि जो भी स्टेट्स हैं ना, जो राज्य हैं, उस पर हमने टारगेट रखा था ढेर सारे पेड़ को उगाएंगे, बट वो टारगेट हम लोग अचीव नहीं कर पाए। हमारी केंद्र सरकार ने एक प्लान रखा था, एक प्लान को अप्रूव किया था कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी पेड़ वगैरह है ना, इन पेड़ वगैरह को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। पेड़ वगैरह के जो एरिया हैं वो 53,377 हेक्टेयर से ग्रो करेंगे, बट वो टारगेट हमारा अचीव हो ही नहीं पाया है। हम केवल 26,287 हेक्टेयर के एरिया में ही पेड़ का कवरेज कर पाए, है ना। तो टारगेट जो था उससे हम बहुत पीछे रह गए, टारगेट हमारा इतना अचीव नहीं हो पाया, प्रॉपरली पेड़ों को हम नहीं लगा पाए। दूसरा जो टारगेट था फॉरेस्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना था, वो क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं हो पाई है, ठीक है ना। टारगेट था हमारा कि 1,66,656 हेक्टेयर के एरिया में हम जंगलों की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, लेकिन हम 1,02,000 हेक्टेयर के आसपास ही इंप्रूवमेंट कर पाएँ। ये बात यहाँ पर आरटीआई के रिस्पांस में निकल कर आई, यानी कि किसी व्यक्ति ने आरटीआई किया होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सरकार से जवाब मांगा होगा, तो यहाँ पर आरटीआई के रिस्पांस में ये यहाँ पर सरकार ने मेंशन किया है कि जो हमारे टारगेट्स है वो हम प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाए। बाकी यहाँ पर आप देखोगे अभी कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर अचीवमेंट सबसे बढ़िया रहा है। तो आप देखोगे उत्तराखंड का टारगेट था 6,446 हेक्टेयर को कवर करने का, बट इनका जो अचीवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहा। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का अचीवमेंट काफ़ी कम रहा, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का अचीवमेंट भी काफ़ी कम रहा है ना। जो इनका टारगेट था कई सारे जंगल को बढ़ाना, कई सारे पेड़ को लगाना, वो ऐसा ये लोग नहीं कर पाए हैं, वो बात बताई गई है। फिर उसके बाद इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई है जो कि साल 2021 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। जो ये 2021 की रिपोर्ट है, ये बात ये बताती है कि देखो पिछले कुछ सालों में 2019 से भी अगर आप देखो तो लगातार जंगल के एरिया बढ़े हैं, हमारा ट्री कवरेज एरिया बढ़ा है, लोगों ने पेड़ वगैरह लगाए हैं, जंगल इंक्रीज होते हुए नजर आए। सबसे ज़्यादा जंगल आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर एक सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है। मध्य प्रदेश के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा फॉरेस्ट कवर देखने को मिल जाता है। तो ये बात भी यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन की गई थी। तो क्या हुआ, आई होप आपको इस बात को समझ चुके होंगे। इसमें कुछ भी नहीं है,
इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आने वाले समय पर इस पर कहीं ना कहीं एक ना एक एडिटोरियल पब्लिश हो सकता है। उस समय राइटर इसका रेफरेंस लेंगे, इस चीज़ के ऊपर रेफरेंस लेते हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लिखेंगे, तो उस समय पर समझने में उसको आसानी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जो हमारी प्लानिंग थी, हम लोग प्लानिंग ये कर चुके थे कि हम लोग ढेर सारे पेड़ को लगाएंगे, पेड़ का कवरेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, वो हम नहीं कर पाए हैं। उस मतलब हमारा जो टारगेट है उससे काफ़ी पीछे रह गए। दूसरा, पेड़ की जंगलों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, वो भी हम लोग उस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए। तो वो बात इस आर्टिकल में मेंशन की जाती है। समझ में आ गया? तो आने वाले समय पर इसके ऊपर एडिटोरियल पब्लिश हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो उस एडिटोरियल के अंदर यहाँ पे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे जब भी आएगा, तो आपको बेसिकली एक क्लैरिटी जो है वो पहले ही मिल जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल पर। नाउ अगले आर्टिकल में आप देखोगे तो यहाँ पर कुनो चीता के बारे में चर्चा की जा रही है। तो आपको पता होगा ये कुछ चीता हैं जो कि हम लोगों ने कहाँ से मंगाए हैं। ये चीता हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से मंगाए थे, है ना। सितंबर में, पिछले साल सितंबर में नामीबिया से बेसिकली यहाँ पर ये चीता हम लोगों ने मंगाए थे। और जब हमने इन चीता को मंगाया तो हमने इसको कहाँ पे छोड़ा था? मध्य प्रदेश के अंदर जो कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पर हमने इन चीता को रिलीज़ कर दिया था, वहाँ पर छोड़ दिया था। बट हुआ क्या, इन 8 चीता में से एक चीता के अंदर क्या होता है, एक इन्फेक्शन हो जाता है। एक इन्फेक्शन पाया गया है जिस इन्फेक्शन का नाम है हेपाटोरेनल इन्फेक्शन। अब ये हेपाटोरेनल क्या है? तो ये बेसिकली किडनी और लीवर से एसोसिएटेड है, यानी इसमें किडनी और लीवर डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस इन्फेक्शन के। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है हेपाटोरेनल क्या है। तो ये किडनी और लीवर को अफेक्ट करने वाला इन्फेक्शन है जो कि अभी एक चीता के अंदर पाया गया है। जो 8 चीता हमने मंगाए थे इनमें से एक चीता में ये इन्फेक्शन देखने को मिला। तो ये मैंने आपको बता दिया है हेपाटोरेनल क्या है। तो ये इन्फेक्शन लीवर को, साथ ही साथ में किडनी को यहाँ पे अफेक्ट करता है। इसके चक्कर में किडनी फेलियर देखने को मिल जाती है और लीवर के अंदर कई सारी जो बीमारियाँ हैं, है ना, कई सारी जो बीमारियाँ लीवर के अंदर में वो भी बननी स्टार्ट हो जाती हैं इस हेपाटोरेनल इन्फेक्शन के अंदर में। तो ये बात हो गई। आओ थोड़ा सा चीता के बारे में बात कर लेते हैं। चीता न्यूज़ में है, आपने पहले पढ़ रखा है, लेकिन फटाफट एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे तो आपको और मदद हो जाएगी और इसके बारे में याद रहेगा। तो साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हम लोगों ने रिसेंटली इन चीता को मंगाया है और कुनो नेशनल पार्क के अंदर हम लोगों ने इन चीता को छोड़ दिया था। अब चीता को हमने क्यों मंगाया? क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी चीता ख़त्म हो गए थे। लास्ट टाइम जो चीता देखा गया था भारत में वो छत्तीसगढ़ में 1947 में देखा गया था। बाद में 1952 में इसको हम लोगों ने एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि एक विलुप्त प्रजाति डिक्लेयर कर दिया, ख़त्म हो चुकी थी वो प्रजाति। बाद में हम लोगों ने इसको री इंट्रोड्यूस किया है। अब री इंट्रोड्यूस कैसे किया है? हम लोग अफ्रीका से ये चीता उठाकर लाकर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इंडिया के अंदर में। इंडिया के अंदर में ये चीता आज के समय पर हैं और भी कुछ चीता जो हैं वो भारत के अंदर में अभी आने वाले समय पर आने वाले हैं। तो चीता की बात करेंगे तो चीता यहाँ पर इन कैट की स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा पुरानी स्पीशीज़ नज़र आती है, यानी ये मायोसीन एरा से बिलोंग करने वाला जानवर है। मायोसीन एरा आज से लगभग 5 मिलियन साल पुराना ये जानवर देखने को मिलेगा। जो ये चीता है ना, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला मैमल भी है जो कि एशिया और अफ्रीका में रहता है। अब एशिया और अफ्रीका की बात आई है तो मतलब 2 प्रकार के चीता होते हैं, एक होता है एशियन चीता और एक होता है अफ्रीकन चीता। तो अभी जो भारत ने मंगाया है, ऑब्वियस सी बात है अफ्रीका से मंगाया है, तो वो अफ्रीकन ही चीता है ना। अफ्रीकन चीता का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका नाम है एसिनोनिक्स ज़ुबाटस, इसका साइंटिफिक नेम है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर इसके मुंह के आसपास आप देखोगे इस प्रकार से डार्क कलर की जो लाइन है ना आंखों के पास में, वो देखने को मिल जाती है। दूसरा, एशिया वाले चीता से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा आपको ये देखने को मिलेगा और थोड़ा सा स्लाइटली ब्राउनिश कलर और गोल्डन स्किन वाला ये चीता देखने को मिलता है। बाद में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, मतलब पूरे अफ्रीका में हज़ारों से ज़्यादा नंबर में ये चीता देखने को मिलेगा। प्रोटेक्शन की बात करें तो इसको IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। देखो, वल्नरेबल कैटेगरी में रखने का मतलब है भले ही यहाँ पर पॉपुलेशन हो फिर भी यहाँ पर इसको हम लोग एक सुरक्षा दे रहे हैं। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि जो इंटरनेशनल व्यापार है इसका, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थोड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं। हो सकता है व्यापार लेकिन रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको शेड्यूल 2 में रखा गया है। अगेन यहाँ पर इसको हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है। तो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब थी किसको लेकर? अफ्रीकन चीता को लेकर। अब बात बता रहा हूँ वो है एशियाटिक चीता को लेकर। एशियाटिक चीता को लेकर जो उसका साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स ज़ुबाटस वैनेटिकस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अफ्रीकन चीता से थोड़ा छोटा होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। ये कहाँ पे मिलता है? केवल और केवल ईरान के अंदर, केवल और केवल ईरान में है और 100 से कम कगार में यहाँ पर ये बचे हुए हैं। तो मतलब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखे गए हैं। IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में मतलब है ये बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इनकी कुछ ही पॉपुलेशन बची है। अगर उन नंबर को भी नहीं बचाया गया ना तो ये तुरंत ही ख़त्म हो जाएंगे आने वाले समय में।
ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब चीता को इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है क्योंकि इसको एक समय पर काफ़ी ज़्यादा खतरा था, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता था, इंसान से यहाँ पर इस चीता का जो एक संघर्ष है वो नज़र आया करता था। उसके बाद में यहाँ पे आप कह सकते हो इसकी हंटिंग की गई है, हंटिंग करने के बाद में इसका जो स्किन है, जो ऊपर की खाल है, इसका व्यापार किया गया है। इस चक्कर में यहाँ पे कहीं ना कहीं इन चीता की संख्याएं लगातार कम होती हुई नजर आई हैं। तो ध्यान क्या रखना है, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता दोनों के बीच का कंपैरिजन क्या है, दोनों का IUCN स्टेटस क्या है, प्लस यहाँ पर ईरान के अंदर तो केवल और केवल एशियाटिक चीता पाए जाते हैं और अफ्रीकन चीता हज़ारों की कगार में हैं, जो कि फैले पड़े हैं पूरे के पूरे अफ्रीका में। तो ये था हमारा आज का पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब फटाफट हम लोग चलते हैं अपने प्रीलिम्स वाले सवाल को देखते हैं कि जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, ये उधारी देने वाला जो प्रोविज़न है ना, ये कौन से देश का प्रोविज़न है ये आपको बताना, मतलब सॉरी कौन से बॉडी यहाँ पर इस फैसिलिटी को अपनाती है, कौन सी फैसिलिटी कौन सी बॉडी की फैसिलिटी देखने को मिलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस प्रकार की फैसिलिटीज़ को जो है वो प्रोवाइड करवाता है और श्रीलंका क्राइसिस में था, अभी IMF उसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो उस केसेस पर आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो 2022 में यानी पिछले साल ही लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।